हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ये आज का कंप्लीट लेक्चर रहेगा। छोटा सा आपका बेयर एक्ट है, 19 सेक्शंस कवर करता है। तो आज एक ही लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। एक्ट नंबर क्या है ये आपका? एक्ट नंबर 20 है, 20 ऑफ 1958। एनफोर्स कब हुआ ये? एनफोर्समेंट में कब आया? इसको एनफोर्समेंट में लाया गया 16 मई 1958 को। 16 मई 1958 को इसको स्वीकृति मिल गई, ये बनकर आपका तैयार हो गया 16 मई 1958 को। और वहीं पे राजस्थान में ये कब अप्लाई हुआ आपका? राजस्थान में ये अप्लाई हुआ 1 अक्टूबर 1962 को। 1 अक्टूबर 1962 को ये अप्लाई हुआ। आप राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा 1 अक्टूबर 1962 आपका ये एक्ट कब आया, केम इनटू फोर्स आया। राजस्थान में ये लागू हुआ आपका 1 अक्टूबर 1962 को। इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका? नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री 32 ऑफ J&K एक्ट, जो आपका जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जब हमने आपके जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद आपका एक एक्ट आया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें बताया हुआ है कि जितने भी आपके एक्ट्स हैं वो अब J&K पे अप्लाई होंगे। तो हर एक एक्ट को एक एंट्री नंबर दिया गया है। लास्ट में शेड्यूल में लिखा हुआ है इसके अंदर कि शेड्यूल के अंदर हर एक एक्ट को एक एंट्री नंबर दिया हुआ है। तो जो आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है इसका एंट्री नंबर आपका 32 है। टोटल सेक्शंस कितने हैं इसमें? 19 सेक्शंस आपके कवर करता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ऐसे जिसके अंदर कोई चैप्टर में डिवाइडेशन नहीं है, चैप्टर में नहीं बताया हुआ है, सिर्फ सेक्शंस है इसके अंदर आपके। सेक्शन कितने हैं? 19। ये एक्ट क्या करेगा? ये एक्ट आपका रिलीज करेगा ऑफेंडर्स को। ऑफेंडर्स को ये क्या करेगा? छोड़ देगा। किस पे? 2 पॉइंट्स पे, या तो प्रोबेशन पे या फिर आपके एडमोनेशन पे। ठीक है, एडमोनेशन पे या फिर आपके प्रोबेशन पे किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अब एडमोनेशन क्या होता है? एडमोनेशन होता है आपका डांट मार के। स्कोल्ड किया हमने किसी को, आपने अपराधी को या तो वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, या फिर उसको डांटा है। स्कोल्डिंग यानी डांट मार के क्या किया है? वार्निंग पे या स्कोल्डिंग करके उसको अपराधी को छोड़ दिया है। ऐसा अपराधी है जिसने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या नॉन सीरियस ऑफेंस किया है। जितने भी आप ऑफेंडर इसके अंदर पढ़ेंगे, अपराधी जितने भी आप पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे या तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली बार अपराधी हुए हैं, प्लस उनका जो ऑफेंस है वो नॉन सीरियस है। ठीक है, नॉन सीरियस अगर वो ऑफेंस करते हैं तो हम उस पर एडमोनिशन या फिर आपका प्रोबेशन लगा के उनको छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं उनको। फिर सेकंड पॉइंट है आपका प्रोबेशन, परिवीक्षा। प्रोबेशन क्या होता है? देखो, एडमोनिशन तो आपने देख लिया, वार्निंग है या फिर उसको चेतावनी देकर, डांट कर, स्कोल्डिंग करके आपने किसी ऑफेंडर को रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोबेशन का। प्रोबेशन में क्या होता है? प्रोबेशन में आप सर्कमस्टांसेस देखते हैं, क्या केस के सर्कमस्टांस थे, नेचर क्या है आपके केस का, ऑफेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है ऑफेंडर का। उसके बाद आप उसको 3 ईयर्स का क्या कहते हैं, बॉन्ड इशू करके उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ बंद पत्तर पे या बॉन्ड पे किसी ऑफेंडर को जब छोड़ा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेशन कहते हैं। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होगी आपकी, कुछ सुपरवाइजिंग ऑर्डर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। वन बाय वन हम इनको आगे देखेंगे। फिर है आपका सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 1 है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? क्या इसका नेम है? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। यहाँ पे दा लगा लीजिए, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 इसका नाम है। ये आपका होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे ये अप्लाई होता है। वहीं बात की जाए राजस्थान में कब अप्लाई हुआ? राजस्थान में ये अप्लाई हुआ आपका 1 अक्टूबर 1962 को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इसको जब चाहे इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने स्टेट्स में।
स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हमने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे अपने स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, अगला है आपका सेक्शन 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशन परिभाषा है। जहां पे भी इस एक्ट में कोड लिखा हुआ है, इस एक्ट में जहां पे भी कोड शब्द का यूज है, संहिता शब्द का यूज है, आप वहां पे किस कोड को मानेंगे? क्या आप सीपीसी सोचेंगे या सीआरपीसी सोचेंगे? क्या आप सीपीसी या बीएनएसएस, इनमें से क्या सोचेंगे? तो जो आपका कोड का मतलब है वो यहाँ पे सीआरपीसी है या बीएनएसएस से है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है? प्रोबेशन ऑफिसर ऐसा ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया है। प्रोबेशन ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जिनको आपने अपॉइंट किया है या जिनको मान्यता दी गई है, जिनको आपने अपॉइंट किया है या जिनको आपने रिकॉग्नाइज किया है अंडर सेक्शन 13। जब आप सेक्शन नंबर 13 देखेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति आपके प्रोबेशन ऑफिसर हो सकते हैं, कौन कौन से ऑफिसर आपके प्रोबेशन ऑफिसर होंगे। सी पॉइंट, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर सेक्शन 17। हमने क्या किया, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब आपका रूल से ही होता है, नियमों से ही होता है। और यहाँ पे रूल्स की बात कहाँ की गई है? सेक्शन नंबर 17 में आपकी रूल्स की बात की गई है। ठीक है, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, बाय स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ड एंड एक्सप्रेशन, शब्दों या पदों नॉट डिफाइंड। अगर कोई शब्द या कोई आपके एक्सप्रेशंस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में डिफाइन नहीं है तो आप उसका मीनिंग कहाँ से लेके आएंगे? तो कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो आपका डिफाइन नहीं है पीओ एक्ट में, तो उसके लिए आप सीआरपीसी या बीएनएसएस देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसके आंसर राइटिंग करेंगे ना तब आप दोनों एक्ट मेंशन करना, सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है नया एक्ट बीएनएसएस लागू हो गया, लेकिन जो बीएल एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी पुराने एक्ट्स का मेंशन है, तो आप दोनों एक्ट्स मेंशन करके आएंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, सेक्शन जो लिखेंगे वो भी दोनों एक्ट्स के लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 3। यहाँ से आपका मेनली स्टार्ट होता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। सेक्शन नंबर 3 बात करता है एडमोनिशन की। एडमोनिशन, ठीक है, एडमोनिशन से क्या मतलब है आपका कि किसी व्यक्ति को आपने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, या फिर आपने उसको स्कोल्डिंग किया है, डांटा है, तो उससे मतलब है आपका एडमोनिशन का। अब कोर्ट कैसे अप्लाई करेगी एडमोनिशन? एडमोनिशन के लिए वो क्या क्या ग्राउंड्स देखेगी, किस किस वे में एक व्यक्ति को एडमोनिशन दिया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ आप उसको धमकी दे के और चेतावनी दे के उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, कोई व्यक्ति अगर आपका गिल्टी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई व्यक्ति अगर आपका गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है किन एक्ट्स में, इन सेक्शंस में, आईपीसी और बीएनएस, बीएनएस के दोनों सेक्शन मेंशन कर दिया। आईपीसी या बीएनएस के इन सेक्शंस में कोई व्यक्ति अगर आपका दोषी पाया जाता है तो हम उनसे क्या करेंगे, हम उसे एडमोनिशन पे भी छोड़ सकते हैं। पहला है सेक्शन आपका 379 या 303 थेफ्ट। ठीक है, नॉर्मली आपका जो चोरी वाला सेक्शन है वो यहाँ पे कवर किया है, 303, 379 चोरी। सेकंड है आपका 380 या 305 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ठीक है, किसी के ड्वेलिंग हाउस में जाके, निवास गृह में जाके चोरी की गई है, तो वो है आपका सेक्शन 380 एंड 305। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 381, 306 थेफ्ट बाय क्लर्क। कोई सेवक है आपका, उन्होंने सेवक ने कोई चोरी की है तो वो सेक्शंस भी आपके इसमें कवर किए जाएंगे। कोई क्लर्क है, कोई सर्वेंट है, इनके द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी का कब्जा, जिसको आपने प्रॉपर्टी का कब्जा दिया हुआ था, कोई क्लर्क है आपका, कोई क्लर्क है आपका या सर्वेंट है जिनके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन था, प्रॉपर्टी का क्या था, पोजेशन था, कब्जा था, और इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ही थेफ्ट कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति आपके सेक्शन 306 में आते हैं। नेक्स्ट है ऑफेंस आपका 404 एंड 314, 314 और 404 का आपका ऑफेंस डिसऑनेस्ट एंड मिस एप्रोप्रिएट, किसका, प्रॉपर्टी का, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, किसी डिसीज पर्सन के कब्जे में थी, डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति के
पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी थी और आप किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसको चुरा लिया, ठीक है। कोई मृत व्यक्ति था, उसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी थी और किसी व्यक्ति ने उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया है, दुर्विनियोग कर दिया है अगर उसका, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एडमोनिशन में भी छोड़ सकते हैं। अगला है 420 318 का फोर्थ सबसेक्शन 4, 318 का सबसेक्शन 4, ठीक है। 420 इसके अंदर कहा गया है चिटिंग एंड डिसऑनेस्टली, चिटिंग की गई है, डिसऑनेस्टली की गई है। क्या किया गया है, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी अगर इंड्यूसिंग की गई है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें भी आप एडमोनिशन पे छोड़ सकते हैं। ये आपके मेंस के लिए भी नोट्स है, तो आप देखिए कैसे आप एक टेबल बना के आएंगे मेंस में, आईपीसी के सेक्शन मेंशन करेंगे, बीआरएस के मेंशन करेंगे और डेफिनेशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस वे में आप क्या करेंगे, अगर आपको एडमोनिशन के बारे में लिखना है तो आप ये टेबल बना के आ सकते हैं वहां पे, ठीक है, और या फिर आप इसको नॉर्मल हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। प्लस या फिर देखो ऊपर वाले ऑफेंसेस तो 5 ऑफेंसेस जो हो गए वो तो हो गए, या फिर किसी अन्य अपराध, कोई अन्य ऐसा अपराध है, कोई अन्य ऐसा अपराध है जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं है या केवल फाइन है, केवल फाइन है या 2 साल से ज्यादा की सजा अगर नहीं है, तो इन केसेस में भी आप किसी व्यक्ति को एडमोनिशन पे छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन आपको क्या देखना होगा, पहले आपको ये पॉइंट्स देखने होंगे, अगर व्यक्ति आपका इन पॉइंट्स में आता है तभी आप उसे छोड़ेंगे। नो प्रीवियस कन्विक्शन, उस व्यक्ति का पूर्व दोष सिद्ध नहीं साबित होना चाहिए, ठीक है, वो प्रीवियसली कन्विक्टेड आपका नहीं होना चाहिए, ना ही उसे पहले इन ऑर्डर्स में छोड़ा गया हो, ना ही पहले उन्हें, ना ही उस ऑफेंडर को पहले इन ऑर्डर्स में छोड़ा गया हो। अगर इन ऑर्डर्स का उन्होंने पहले यूज कर लिया है तो फिर हम उसको दोबारा नहीं देखेंगे। अंडर दिस सेक्शन मतलब उसको एडमोनिशन पे, एडमोनिशन पे, और ना ही उसको अंडर सेक्शन नंबर 4 मतलब कि प्रोबेशन पे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को पहले ही एडमोनिशन पे या प्रोबेशन पे छोड़ा जा चुका है तो आप दोबारा से इस एक्ट को यूज नहीं करेंगे, ओके, तो दोबारा से इस एक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। आप क्या देखेंगे, आप सर्कमस्टांस ऑफ केस देखेंगे, आप केस के सर्कमस्टांसेस देखेंगे, मामले की क्या परिस्थितियां थी, अपराध का क्या नेचर है और आपके अपराधी का क्या करेक्टर है, ये सारी पॉइंट आप कवर करेंगे, इसके बाद ही उस व्यक्ति को एडमोनिशन पे छोड़ेंगे। पूरे आपके बेल एक्ट में, पीओ बेल एक्ट में जितने भी आप यूज देखेंगे सेक्शन, सब में आपका यही क्राइटेरिया है, आपको केस का सर्कमस्टांस देखना है, ऑफेंस का नेचर देखना है, ऑफेंडर का कैरेक्टर देखना है, ठीक है। हर सेक्शन में आपको यही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे हमने डिसाइड किया है आपका प्रोबेशन या एडमोनिशन, ओके। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन हो गया। सेक्शन नंबर 4, पावर ऑफ रिलीज, power of court to release certain offenders on probation of good conduct, power of court to release certain offender on probation of good conduct, कर्तव्य अपराधियों को सदाचार की परीक्षा पर छोड़ने की न्याय की शक्तियां। किसी व्यक्ति को अब आप प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, गुड कंडक्ट पे उसको छोड़ रहे हैं, आपने उसके बॉन्ड भरवाया है 3 साल का, 3 साल का बॉन्ड भरवाया है उससे, और कहा गया है कि इन 3 साल जब आपको प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है तब आप सद्भावना फॉलो करेंगे, गुड कंडक्ट आप फॉलो करेंगे, सदाचार आप फॉलो करेंगे सोसाइटी में, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोबेशन क्या होता है आपका, परिवीक्षा से आपका क्या मतलब है। पहला है आपका नॉट पनिशेबल विद, वो व्यक्ति आपका इन अपराधों से दंडों से दंडनीय नहीं होना चाहिए, मतलब उनको ये सजा नहीं हुई होनी चाहिए। पहला है आपका डेथ, नेक्स्ट है एलआई, इनसे दंडनीय नहीं होना चाहिए, डेथ की पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए, ना ही आजीवन कारावास उस व्यक्ति को मिला होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्कमस्टांस ऑफ केस, आप क्या देखेंगे, मामले की परिस्थितियां आप देखेंगे कि क्या परिस्थितियां है मामले की, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रोबेशन पे छोड़ेंगे। नेचर ऑफ ऑफेंस, वही बात आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफेंडर, अपराधी की का चरित्र, यही 3 पॉइंट हमने आपके सेक्शन नंबर 3 में देखे थे और यही पॉइंट आपके सेक्शन नंबर 4 में है कि इन्हीं के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगला है रिलीज ऑन हिज एंटरिंग अ बॉन्ड और विद और विदाउट श्योरिटी। अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बॉन्ड पे रिलीज करेंगे, ठीक है, बॉन्ड मतलब आपका बंध पत्र,
बंद पत्र पे उस व्यक्ति को आपका रिलीज किया जाएगा। इसके अंदर आपकी श्योरिटी यानी प्रतिभू के साथ हो सकता है ये, या श्योरिटीज के बिना हो सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि जो बॉन्ड होगा वो आपका 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। 3 वर्ष से अधिक का बॉन्ड आप किसी व्यक्ति को नहीं देंगे। बोर्ड में लिखा होगा कीप द पीस एंड गुड बिहेवियर, ये आपकी कंडीशन है कि परि शांति कायम रखेगा और सदा जारी रखेगा, पीस बना के रखेगा सोसाइटी में, एंड प्लस आपका गुड बिहेवियर वो बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो डायरेक्ट रिलीज। आपको तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा, तब तक आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। पहले हम क्या देखेंगे, पहले आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा ऑफेंडर एंड श्योरिटीज को। अगर आपका जो अपराधी है वो श्योरिटी लेके आ जाता है, प्रतिभूति लेके आ जाता है, या फिर ऑफेंडर ये कहता है कि हाँ मैं सोसाइटी में शांति बना के रखूंगा, पीस बना के रखूंगा और गुड कंडक्ट फॉलो करूंगा, जब कोर्ट आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा इन दोनों कंडीशन से, एक आपने श्योरिटी ला के दे दी है, सेकंड ऑफेंडर ने ऐसा कहा है कि मैं गुड बिहेवियर बना के रखूंगा, शांति बना के रखूंगा सोसाइटी में, जब कोर्ट आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी आपको रिलीज दिया जाएगा, अन्यथा आपको रिलीज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये 2 कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए कि सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके ऑफेंडर से एंड आपकी श्योरिटी से। ओके, फिर पॉइंट आता है कि आपका क्या अधिकार है, अधिकारिता है, जुडिक्शंस क्या है। फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड, नियत निवास स्थान होना चाहिए, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो आपका परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, आपको बॉन्ड पे छोड़ेंगे। तो ये आपका अधिकारिता में भी आता है कि कोर्ट, कौन सा कोर्ट आपका मामले सुनेगा, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का न्यायालय आपका मामला सुनेगा, या फिर आप जहाँ पे रेगुलर करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, रेगुलर बिजनेस आप करते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, उसके जो आपके कोर्ट्स होंगे वो आपका जुडिक्शन देखेगा। कोर्ट क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनवाएगा। किससे बनवाएगा रिपोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर से। प्रोबेशन ऑफिसर आपकी रिपोर्ट लाके कोर्ट के सामने पेश करेगा। इस रिपोर्ट में क्या मेंशन होगा, इस रिपोर्ट में मेंशन होगा कि क्या सर्कमस्टांस थे केस के, ऑफेंडर का आपका नेचर क्या है, ठीक है, ऑफेंस का आपका नेचर क्या है, ऑफेंडर के आपके कैरेक्टर्स क्या है, ये सारी सूचना आपको एक रिपोर्ट में दी जाएगी। रिपोर्ट कौन बनाएगा, रिपोर्ट बनाया जाएगा आपका प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। जब हम आपका बॉन्ड पे किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे तब हम इंटरेस्ट देखेंगे, हित की बात की जाएगी, जनता या अपराधी के हितों की बात यहाँ पे की जाएगी, ऑफेंडर के या पब्लिक के आपके इंटरेस्ट की बात की जाएगी। ठीक है, जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए बॉन्ड के अंदर जो आपकी जनता के और अपराधी के दोनों के हितों की बात करते हो। नेक्स्ट है एडिशनल पास। आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स एडिशनली भी दे सकते हैं, कुछ ऑर्डर आप इसके अतिरिक्त भी दे सकते हैं। वो ऑर्डर्स क्या है आपके, सुपरवाइजिंग ऑर्डर्स, पर्यवेक्षण का ऑर्डर आप दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर आपने रिलीज किया है तो एक व्यक्ति को हम उसके सुपरविजन में रखेंगे, वो व्यक्ति उसमें निगरानी रखेगा कि क्या ये दोबारा ऑफेंस तो नहीं कर रहा है, क्या ये दोबारा इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है सोसाइटी में, इसने पीस बना के रखा है या नहीं रखा। इन सारी कंडीशंस के लिए आपका क्या किया जाएगा, इन सारी कंडीशंस के लिए आपका सुपरवाइजिंग ऑर्डर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और सुपरवाइजिंग ऑर्डर कौन करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर आपका सुपरवाइज करेगा। प्रोबेशन ऑफिसर ही आपका क्या करेगा, सुपरवाइजिंग करेगा। ठीक है, मिनिमम कितने टाइम के लिए ये ऑर्डर हो सकता है, 1 साल के लिए, मिनिमम 1 साल के लिए आपका सुपरवाइजिंग ऑर्डर हो सकता है। एडिशनल कंडीशन क्या लगा सकते हैं बॉन्ड में, बॉन्ड में जो कंडीशन आप लगाएंगे वो कंडीशन हो सकती है रेजिडेंस की, निवास स्थान की। सेकंड हो सकती है एब्सटेंशन फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशन, मादक पदार्थ से आप अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, ये कंडीशन भी आपकी उसमें बॉन्ड में हो सकती है। और कोई अन्य अगर आपकी बातें हैं तो वो बातें भी आपकी बॉन्ड में मेंशन की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का सेक्शन नंबर 4। आगे देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रिवेंटिंग रिपीटेशन ऑफ सेम ऑफेंस। कंडीशन आपकी और क्या होगी कि आप ये दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे या फिर कोई अन्य अपराध भी आप नहीं करेंगे, सेम ऑफेंस भी नहीं करना है, ना ही कोई अन्य अपराध करना है, ये भी कंडीशंस आपकी मेंशन की जाएगी। कोर्ट क्या करेगा, कॉपी देगा सुपरवाइजिंग ऑर्डर की। ठीक है, सुपरवाइजिंग ऑर्डर अगर लगाए गए हैं तो कॉपी दी जाएगी। अब कॉपी किन को दी जाएगी, तो ऑफेंडर को दी जाएगी, श्योरिटीज को, प्रोबेशन ऑफिसर को।
इन तीनों व्यक्तियों की आपको क्या दी जाएगी, इन तीनों व्यक्तियों को आपका सुपरवाइजिंग ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी। देगा कौन? कोर्ट देगा। ऑफेंडर को, श्योरिटी को एंड आपके प्रोबेशन ऑफिसर को। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट होता है। पॉइंट वाइज पॉइंट आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इजी हो जाएगा याद करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आपका 2 से 3 बार की रीडिंग ही मांगता है मेनली आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। 2-3 बार आप रीड कर लेंगे तो पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे। पॉइंट्स इजी है। ठीक है, आपको पता है जब आप बॉन्ड लगाते हैं तो आप कुछ कंडीशन लगाते हैं। बॉन्ड आपका 3 साल का होगा, सुपरवाइजिंग ऑर्डर आपका 1 साल का होगा। ऐसे जो कंडीशन आपके जो इसके अंदर पॉइंट्स है वो काफी इजी है, रिमेम्बरेबल है। सेक्शन नंबर 5, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर्ड रिलीज ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। किसी ऑफेंडर को जब आपने रिलीज किया है, किसी ऑफेंडर को जब आपने छोड़ा है, रिलीज किया है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे कंपनसेशन भी ले सकते हैं, कॉस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब किसी पर्सन को आपने रिलीज किया है तो आप उससे कंपनसेशन भी भरवा सकते हैं, कंपनसेशन प्रतिकर भी ले सकते हैं और कुछ खर्चे भी ले सकते हैं। कंपनसेशन किसके लिए? विक्टिम के लिए है। कॉस्ट किसके लिए है? आपकी कोर्ट के लिए। ठीक है, कंपनसेशन आपके विक्टिम के लिए, पीड़ित के लिए, और कॉस्ट आपकी कोर्ट के लिए, जो भी खर्चे आए हैं। ठीक है, जैसे आपको प्रोबेशन ऑफिसर को पेमेंट करनी होगी, वो सुपरवाइजिंग ऑर्डर है तो उसके ऊपर जो खर्चे लगे हैं वो, तो जितने भी आपकी कॉस्ट आई है एंड कंपनसेशन आई है, आप ऑफेंडर से ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? जब आप किसी व्यक्ति को रिलीज करेंगे, जब आप किसी व्यक्ति को रिलीज करेंगे, सेक्शन 3 और 4 के अंदर, सेक्शन 3 और 4 के अंदर किसी व्यक्ति को जब रिलीज किया जाएगा तो सेम टाइम आप कुछ और ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। उसी टाइम पे आप कुछ फर्दर ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, जैसे कंपनसेशन का, जो कि आपका रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त आपका कंपनसेशन होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड है लॉस और इंजरी टू एनी पर्सन बाय कमीशन ऑफ ऑफेंस। किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है, उसके कारण कोई लॉस हुई है या इंजरी हुई है, किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है, उस व्यक्ति को क्या हुआ है, कोई लॉस हुई है या इंजरी हुई है, उसके लिए आप कंपनसेशन दे सकते हैं। ठीक है, और कंपनसेशन आपका रीजनेबल होना चाहिए। सच कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, या फिर जो आपके कार्यवाहियों में जो भी आपका खर्चा आया है, वो कार्यवाहियों में जितना भी खर्चा आया है आपका, वो भी आप ऑफेंडर से ही ले सकते हैं। और कैसे इसको रिकवर किया जाएगा? कंपनसेशन और कॉस्ट को आप कैसे रिकवर कराएंगे? जैसे कि फाइन है, जुर्माने को जैसे आपका कोर्ट वसूलता है वैसे इसको वसूला जाएगा। ठीक है, रिकवर कराया जाएगा। अमाउंट पेड इन द सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, कैसे देखेंगे, कौन से सेक्शन आप अप्लाई करेंगे जब आप इसकी अमाउंट पे की जाएगी तब? वारंट टू लेवी फाइन्स एंड इफेक्ट ऑफ वारंट्स। ठीक है, जो वो आपके फाइन नहीं देने पे जो वारंट्स आप निकालते हैं वो सेक्शन यहाँ पे आएगा। सेक्शन 421 सीआरपीसी, सेक्शन 461 बीएनएसएस, 422 सीआरपीसी एंड 462 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, इन सेक्शंस का भी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे जब आप किसी व्यक्ति से कंपनसेशन भरवा रहे होंगे। ये है पॉइंट आपका। सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में उस किसी रकम को गणना में लेगा जो अपराध के अधीन रूप में संदाय या वसूल की जाएगी। ठीक है, सेक्शन 519 है। ठीक है, कोर्ट, सिविल कोर्ट ट्राई एनी सूट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड अंडर कंपोजिशन 51 इन अवॉर्डिंग डैमेज। जब सिविल कोर्ट आपका डैमेज बताएगी, सिविल कोर्ट अगर आपका डैमेज डिसाइड कर दिया तो वो इस अमाउंट को भी कंसीडर करेगा। सिविल कोर्ट जब आपका डैमेज निकाल रही है, ठीक है, डैमेज के अमाउंट अगर सिविल कोर्ट निकाल रही है तो वो इस अमाउंट को भी आपका क्या करेगा, कंसिडर करेगा कि हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में भी इस व्यक्ति को कंपनसेशन और कॉस्ट लगाई है, तो वो अमाउंट हम डिडक्ट कर देते हैं या कुछ भी जो उनको सही लगे। तो देखिए, जब सिविल कोर्ट डैमेज डिसाइड कर रहा है तो वो इस अमाउंट को भी कंसिडर करेगा। ओके, सेक्शन नंबर 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंध। ठीक है, तो क्या आपका ये प्रोविजन कहता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके ऐसे व्यक्ति की जो 21 ईयर्स से कम का है, 21 साल से कम का अगर कोई आपका पर्सन है, तो मैंडेटरी है कि हमें उसको रिलीज करना ही है, हमें उसको रिलीज
करना है अंडर सेक्शन 3 और 4 के अंदर, ठीक है। अंडर सेक्शन 3 और 4 के अंदर हमको उसको रिलीज करना है। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं आपके, कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे हैं कि जो कहता है कि हम इस व्यक्ति को रिलीज नहीं करेंगे, हम इस व्यक्ति को रिलीज नहीं करेंगे। और इसी को आज हम पढ़ेंगे आपका सेक्शन नंबर 6 के अंदर। पहला कि अगर वो व्यक्ति आपका पनिशमेंट उसको मिली हुई है LI के अंदर, ठीक है, उसको पनिशमेंट क्या मिली हुई है, LI के अंदर मिली हुई है आपके, तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। अगर उसको पनिशमेंट LI में मिली है तो हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। अगर नहीं मिली हुई है LI में पनिशमेंट तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, पहली कंडीशन आ गई कि वो व्यक्ति आपका 21 ईयर्स साल का जो बच्चा है, पर्सन है आपका, वो आपका LI से इसको दंड नहीं मिला होना चाहिए, इसको इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास नहीं मिली होनी चाहिए। पहला पॉइंट आपका, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका, हम देखेंगे सर्कमस्टांस। अब क्या देखेंगे, सर्कमस्टांस देखेंगे, केस के नेचर देखेंगे, ऑफेंस का, मामले की परिस्थिति आप देखेंगे, ऑफेंस का नेचर देखेंगे। इसको देखकर अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए सेक्शन 3 और 4 के अंदर, कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए आपके सेक्शन 3 और 4 के अंदर, तो कोर्ट ऐसी बातों को रिकॉर्ड कर लेगी और फिर इस व्यक्ति को सजा दे देगी। तो सेकंड पॉइंट क्या आया आपका, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे क्या हुआ, अगर कोर्ट को लगता है कि इसको सेक्शन 3 और 4 में आपका रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, तो वो ऐसे रीजंस लिख के आपका क्या करेगी, इस व्यक्ति को कारावास दे देंगे। कोर्ट क्या करेंगे, पहले कोर्ट पहले आपका मंगवाएंगे रिपोर्ट, ठीक है। कोर्ट पहले आपकी रिपोर्ट मंगाएगी, रिपोर्ट आपकी मंगवाई जाएगी, रिपोर्ट मंगाई जाएगी, ओके। पहले आपके प्रोबेशन ऑफिसर से कोर्ट रिपोर्ट मंगाएंगे, जो क्या बताएगा, रिपोर्ट में क्या लिखा होगा आपका, मेंशन किया होगा, कोर्ट में आपको मेंशन किया होगा कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस, ठीक है। उस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर्स है, क्या चरित्र है उस व्यक्ति का, एंड सेकंड आपका क्या फिजिकल और मेंटल कंडीशन है ऑफेंडर की। इन बातों को हम क्या करेंगे, आपका मेंशन करेंगे रिपोर्ट में, और इसके अकॉर्डिंग ही फिर कोर्ट आपका डिसीजन लेंगे। तो ये है आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन नंबर 7, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। गोपनीय है रिपोर्ट आपकी जो प्रोबेशन ऑफिसर ने परीक्षा अधिकारी ने दी है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में जो आपकी रिपोर्ट मंगवाई जाती है प्रोबेशन ऑफिसर से, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था कि आपके सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में या फिर प्रोबेशन जो आपका सेक्शन देखा है प्रोबेशन वाला, उसमें जब हमने रिपोर्ट मंगवाई है तो ये दोनों रिपोर्ट आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसके कम्युनिकेट सब्सटेंस, उसका सार अपराधी को संसूचित करेगा। रिपोर्ट में क्या बात लिखी हुई है ये आपके अपराधी को बता दी जाएगी, ऑफेंडर को ये बात बता दी जाएगी जो भी आपकी रिपोर्ट में लिखी हुई है। फिर ऑफेंडर इस बातों पे आपके एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, जो रिपोर्ट में बातें हैं उनके लिए आपके एविडेंस दे सकते हैं ऑफेंडर, ठीक है। जो मैटर आपका रिपोर्ट में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड एविडेंस आपके ऑफेंडर दे सकते हैं। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 7। कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपकी कॉन्फिडेंशियल है, तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 वाली, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 वाली रिपोर्ट जो आपकी है वो कॉन्फिडेंशियल है। सेक्शन 8, वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, जो भी आपने कंडीशंस लगाई है जब आप किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड पे उस व्यक्ति को आप रिलीज कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कुछ कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन को आप अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, चेंज कर सकते हैं कंडीशंस को आप। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 8 कि कंडीशन को कैसे कैसे वैरी किया जाएगा, कैसे कैसे चेंज किया जाएगा। पहला है आपका एप्लीकेशन लगाई जाएगी अगर आपकी प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा अगर आपकी एप्लीकेशन लगाई गई है तो हम जो आपके सेक्शन नंबर 4 में ऑर्डर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। हमें लगता है ये किसके हित में है, ये आपके ऑफेंडर और पब्लिक के हित में है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये चेंज करना आपका नेसेसरी है। चेंज टू वेरी कंडीशन ऑफ एनी बॉन्ड, किसी बंद पत्र की शर्तों में फेरफार करना आवश्यक है तो हम करेंगे। क्या कर सकते हैं, आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
बट शैल नॉट एक्सीड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। लेकिन जब आप टाइम कम ज़्यादा करेंगे तो आप 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बॉन्ड में। उस व्यक्ति को 3 साल से ज़्यादा रिलीज नहीं किया जाएगा, तो टाइम आप कितना भी बढ़ाएं लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ एडिशनल कंडीशंस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल कंडीशन भी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जो कंडीशंस आपने नहीं लगाई है, न्यू कंडीशंस जो आपने इम्पोज की है, न्यू कंडीशन जो आपने इम्पोज की है, लगाई है, उसको मानने से आपका श्योरिटी मना कर देता है। जिस व्यक्ति को आपने बॉन्ड में श्योरिटी रखा है वो व्यक्ति आपका मना कर देता है कंडीशन मानने से, तो क्या होगा, बॉन्ड आपका निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी ऑफेंडर को, कोर्ट अब ऑफेंडर को कहेगी आपका कि आप नया बॉन्ड इशू कराएं, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले श्योरिटी तो आपकी इस कंडीशन को मान नहीं रहे हैं, तो अब आप नया बॉन्ड इशू कराएं, मतलब नए श्योरिटीज आप लेके आए, नया बंद पत्र देने की अपेक्षा कर सकेगा। अगर ऑफेंडर फेल हो जाता है, नए श्योरिटी लाने से ऑफेंडर अगर आपका फेल हो जाता है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसको अपराध की सजा दी जाएगी, ठीक है, सेंटेंस उसको दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई जाती है प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा ऑफेंडर के कंडक्ट के बारे में, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, उसको सुपरविजन में रखना आपका अननेसेसरी है, तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड डिस्चार्ज कर देंगे और उसको फिर बॉन्ड पे उसको अनुमोचित कर देंगे। डिस्चार्ज बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, डिस्चार्ज ऑन बॉन्ड है, डिस्चार्ज ऑन बॉन्ड है, ठीक है। क्या हुआ ये दोबारा देखिए एक बार आप, ऑफेंडर जो आपका प्रोबेशन ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन में ये बताएगा कि सर जो आपने इस पे सुपरवाइजिंग ऑर्डर लगा के, सुपरविजन के जो आपने ऑर्डर लगाए हुए हैं इस व्यक्ति पे, उसको हटा दीजिए, वो अब अननेसेसरी है, ठीक है, ये व्यक्ति के ऊपर ये आपके ऑर्डर्स लगाए हुए अननेसेसरी है। तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट फिर आपका उसको बॉन्ड पे डिस्चार्ज कर देंगे, उस व्यक्ति को उन्मोचित कर देंगे आपका बॉन्ड पे, ओके। तो ये आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कहता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 9, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। कोई व्यक्ति अगर आपकी कंडीशन नहीं मानता है, बॉन्ड की कंडीशन मानने से वो व्यक्ति मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो क्या होगा, बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में, ओके। अब हम क्या करेंगे उसको, अगर उसने बॉन्ड की कंडीशन नहीं मानी है, ऑर्डर नंबर 4 के अंदर, ऑर्डर जो आपका सेक्शन नंबर 4 में आया था उसके अंदर क्या हुआ, वो ऑफेंडर फेल हो गया है आपका क्या करने से, कंडीशन मानने से। इस बात की सूचना कौन देता है, सूचना आपको प्रोबेशन ऑफिसर दे रहा है। प्रोबेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि सर जो ऑफेंडर है आपका वो सेक्शन 4 की कंडीशन नहीं मान रहा है, मतलब बॉन्ड की कंडीशन वो नहीं मान रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अब इशू कर सकते हैं आपका या तो वारंट, तो या तो आपका गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आइए, या सीधा ही आप समन भेज देंगे उस व्यक्ति के लिए या फिर उसके श्योरिटीज के लिए, प्रतिभू के लिए या फिर उस ऑफेंडर के लिए आप समन भेज सकते हैं कि कोर्ट में पेश हुए, ठीक है। तो या तो वारंट इशू कर सकते हैं या समन भी इशू आप कर सकते हैं। कोर्ट क्या करेगी, या तो उसको रिमांड पे ले लेगी, रिमांड टू कस्टडी अंटिल केस कंक्लूड, जब तक मामला आपका खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोर्ट उसको रिमांड पे ले लेगी, कस्टडी में ले लेगी, ठीक है। या तो ये हो सकता है, एंड सेकंड पॉइंट है या फिर उसको बेल ग्रांट करा देगी। 2 पॉइंट है, या तो कस्टडी में उसको व्यक्ति को रख लिया जाएगा या बेल दे दी जाएगी, और कहा जाएगा कि उस दिन पे आप पेश हो जाइए जिस दिन हेयरिंग है। नॉर्मल यही कंडीशंस आपकी हम नॉर्मल केसेस में देखते हैं वही यहाँ पे अप्लाई की गई, या तो व्यक्ति को कस्टडी में रख लिया जाएगा या व्यक्ति को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा कि आप उस दिन पेश हो जाना जिस दिन हेयरिंग है। कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई के बाद, कोर्ट जब केस के मामले की सुनवाई हो गई है उसके बाद क्या करेगा, उसे सजा दे देगी ओरिजिनल ऑफेंस की, जो ओरिजिनल ऑफेंस बनता है उसकी सजा दे दी जाएगी। अगर वो पहली बार मना, मतलब कि पहली बार उसने कंडीशन नहीं मानी है, कंडीशन मानने में वो पहली बार फेल हो जाता है, कंडीशन को मानने में वो पहली बार फेल हो जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, उस पर 50 रुपीज़ का पेनल्टी लगाएंगे। फर्स्ट टाइम आपने कंडीशन नहीं मानी है, 50 रुपीज़ का जुर्माना है आप पे। अगर आपने पेनल्टी नहीं पे की, 50 रुपये भी पे नहीं किया अगर आपने, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, आपको सेंटेंस ऑफेंडर फॉर ओरिजिनल ऑफेंस,
तो कोर्ट उस व्यक्ति को फिर ओरिजिनल ऑफेंस की सजा दे देगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा देख लीजिए सेक्शन नंबर 9 फटाफट देख लेते हैं। किसी व्यक्ति ने आपकी कंडीशन की पालना नहीं की है, कंडीशन की पालना नहीं की तो क्या कहा गया, प्रोबेशन ऑफिसर ने इस बात की रिपोर्ट आपके कोर्ट को दे दी कि इस व्यक्ति ने कंडीशन को नहीं माना है। फिर या तो वारंट इशू होगा उसकी गिरफ्तारी के लिए, या आप समन पे क्या बुलाएंगे, उस व्यक्ति को बुलाएंगे, उसके प्रतिभूति को बुलाएंगे। ठीक है, फिर दो बात हो सकती है, या तो आप जब तक केस चल रहा है उस व्यक्ति को जेल में रख लीजिए, कस्टडी में रख लीजिए जब तक आपका केस खत्म नहीं होता है, या उस व्यक्ति को रिलीज कर दीजिए बेल पे। बेल पे रिलीज करेंगे और कहेंगे कि जिस दिन हेयरिंग है, सुनवाई है, उस दिन आप आ जाना। ओके, फिर जब कोर्ट डिसाइड कर लेगा मामला आपका, तो फिर उसको ओरिजिनल ऑफेंस की सजा दे दी जाएगी। अगर आपने कंडीशन को पहली बार नहीं माना है तो 50 रुपये जुर्माना है, 50 रुपये भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो फिर कोर्ट क्या करेगा, आपको ओरिजिनल ऑफेंस की सजा दे देगा। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 9। स्टूडेंट अभी तक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से आपके कवर हो चुके हैं, बस अभी एक अपील का मामला हो रहेगा आपका, बाकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे अभी तक हमने देख लिया। अब देखते हैं आपका सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज। जब आप श्योरिटी की बात करेंगे, प्रतिभूति की बात करेंगे, तो आप कौन कौन से सेक्शन अप्लाई करेंगे, तो सीआरपीसी की ये सारे सेक्शन अप्लाई होंगे और वहीं बीएनएसएस के ये सेक्शन आपके श्योरिटी पे अप्लाई होंगे। अब आ गया है आपका पॉइंट सेक्शन नंबर 11, कोर्ट competent टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील एंड रिवीजन एंड पावर कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। कोर्ट क्या है, कोर्ट आपका सक्षम है किसके लिए, अपील के लिए और पुनरीक्षण के लिए। ठीक है, और हम इसी सेक्शन में बताएंगे कि अपील और पुनरीक्षण की आपकी क्या क्या शक्तियां हैं। तो क्या कहता है, कोर्ट टू ट्राई एंड सेंटेंस, जो कोर्ट आपका, कौन कौन से कोर्ट आपके सक्षम है, पहले ये देखते हैं कौन कौन से कोर्ट आपके अपील सुन सकते हैं, रिवीजन सुन सकते हैं। तो पहला वो कोर्ट जिसने मामला सुना है, पहला वो कोर्ट जिसने मामला सुना है। ठीक है, सेकंड आपका हाई कोर्ट, एंड थर्ड आपका कोई ऐसा कोर्ट जो अपील और रिवीजन के मामले सुनता है। तो पहला आपका ट्रायल कोर्ट, सेकंड आपका हाई कोर्ट, एंड थर्ड ऐसा कोर्ट जो अपील और रिवीजन के मामले आपके आमतौर पे सुनता है। तो अपील किसकी होगी, अपील होगी आपकी सेक्शन 3 और 4 की। सेक्शन 3 एडमोनिशन की और आपकी प्रोबेशन की अपील की जाएगी। ऐसे कोर्ट में की जाएगी जो कि आपके हाई कोर्ट के अलावा है। हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट में आपको क्या किया जाएगा, अपील की जाएगी। ठीक है, हाई कोर्ट के अलावा क्या करेंगे, एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट इनटू विच अपील ऑर्डिनरी लाइज। ऐसे न्यायालय में आप अपील लगाएंगे जहां पे आमतौर पे अपील लगती है। ठीक है, अपीलें मामूली तौर पे आपकी लगाई जाती है, वहां पे आप क्या करेंगे, इस मामले की भी अपील लगा सकते हैं। तो ये अपील कहाँ लगाएंगे, उस कोर्ट में लगाएंगे जहां पर आपकी अपील लगती है। हाई कोर्ट को छोड़ के किसी अन्य कोर्ट में अगर आपकी अपील लगती है तो आप वहां पे अपील लगा सकते हैं। फिर आपका पॉइंट आता है रिवीजन का। पुनरीक्षण क्या क्या पॉइंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 21 साल से कम का है, 21 साल से कम का कोई व्यक्ति है और वो मना करता है, डिक्लाइन टू डील विद इन सेक्शन 3 और 4। व्यक्ति आपका 21 साल से कम का है और कोर्ट मना करती है, कोर्ट कहते हैं कि नहीं, हम इस व्यक्ति को सेक्शन 3 और 4 में आपका नहीं रिलीज करेंगे। कोई व्यक्ति आपका 21 साल से कम का है और कोर्ट मना करती है उसको सेक्शन 3 और 4 के बेनिफिट्स देने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपका जा सकता है रिवीजन में। कब जा सकता है, कि उसको सजा दे दी गई है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सजा दे दी गई है, और इस ऑर्डर की अपील भी नहीं हो सकती। अपील हो नहीं सकती है या फिर अपील की नहीं गई है। अपील या तो हो नहीं सकती है ऑर्डर की, अपील या तो हो नहीं सकती है या फिर अपील की नहीं गई है, की नहीं गई है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में आप अब क्या करेंगे, रिवीजन में जाएंगे। 21 साल से कम का व्यक्ति है, उसको आप सेक्शन 3 और 4 के बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उसको आपने सजा दे दी, उसको आपने सेंटेंस दे दिया है और इस ऑर्डर्स की अपील हो भी नहीं रही है और हो भी नहीं सकती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उस कोर्ट के पास जहां पर आपकी इसकी मामले की अपील होती है। उस कोर्ट के पास आप जाएंगे जिसमें उस मामले की अपील होती है, या तो आप एप्लीकेशन लेके गए हैं या फिर कोर्ट ने खुद ने से बुलाया है, या तो कोर्ट खुद से बुला सकते हैं ऐसे मामले को, या फिर आप एप्लीकेशन लेके गए हैं। एप्लीकेशन कौन लेके गया है, कन्विक्टेड पर्सन या प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, एप्लीकेशन या आपकी कन्विक्टेड पर्सन लेके गया या प्रोबेशन ऑफिसर लेके गया, या कोर्ट ने खुद से ये मामला अपने सामने बुलाया है। क्यों बुलाया है, कि वो देखे, रिकॉर्ड्स को देखे और एग्जामिन करें।
तो ये है आपका प्रोविजन किससे रिलेटेड, अपील रिविजन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, जो ये अपीलेंट कोर्ट है इसके द्वारा या आपके हाई कोर्ट के द्वारा आपकी रिविजन की जाएगी, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट है कि आपके हाई कोर्ट या फिर आपके अपीलेंट कोर्ट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपको पता है मेनली हाई कोर्ट में की जाती है। ये क्या कर सकते हैं, ये किसी ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकते हैं या फिर सजा भी दे सकते हैं। ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकते हैं या फिर सजा भी दे सकते हैं, दोनों पावर्स आपकी रिवीजन कोर्ट के पास है। फिर आपका प्रोवाइजो आता है। प्रोवाइजो कहता है कि जो आपका अपीलेंट कोर्ट है, अपील का अगर मामला सुन रहे हैं अपीलेंट कोर्ट, हाई कोर्ट आपका है रिवीजन का, ठीक है। अगर आपके अपील के मामले सुने जा रहे हैं या आपके रिवीजन के मामले हम सुन रहे हैं, पुनरीक्षण के मामले अगर आपने सुने हैं, तो हम उससे ज्यादा सजा नहीं देंगे आपको जिसकी सजा का वो क्या है, गिल्टी है। देखो क्या लिखा, shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which offender is guilty। उस अधिकतम दंड नहीं होगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। तो जितनी आपकी कोर्ट की पावर है, जितनी आपकी कोर्ट की पावर है उतना ही आप क्या देंगे, सेंटेंस देंगे उस ऑफेंडर को, ठीक है। इससे ज्यादा आप सजा नहीं दे सकते हैं, जितनी आपकी पावर है उतनी ही आप क्या दे सकते हैं, सेंटेंस दे सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 11 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट आ गया, अपील के बारे में देखा और आपके रिवीजन के बारे में देखा, ठीक है। सेक्शन नंबर 12, रिमूव फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अटैच टू कन्विक्शन। दोष सिद्धि के से संकलन निर्हत्ता का हटाया जाना। किसी व्यक्ति को आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। सेक्शन 3 और 4 का जिसको आपने बेनिफिट दिया है वो व्यक्ति आपके डिस्क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। डिस्क्वालिफाइड एग्जांपल जो हम लेके चलते हैं आमतौर पे कि कोई व्यक्ति अगर जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो आप फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म में पूछा जाता है क्या आप पहले प्रीवियसली कन्विक्टेड है, क्या आप पे पहले कोई दोष सिद्धि हुई है, ये आपके से फॉर्म में पूछा जाता है। तो जब आपको सेक्शन 3 या 4 में छोड़ा गया है तो आप वहां पे लिखेंगे नहीं, हमारे ऊपर कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, हमें पहले से दोष सिद्धि नहीं हुई, तो वो होता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जब आपको सेक्शन 3 और 4 में छोड़ा जाएगा तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप वहाँ पे कन्विक्टेड नहीं माने जाएंगे, अपराधी आप नहीं माने जाएंगे। तो एक पर्सन ऐसा है जिसको सेक्शन 3 और 4 के अंदर अगर रिलीज किया गया है तो वो आपका डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे किसी प्रकार का आपका सेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है आपका सेक्शन 3 और 4 पे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये सेक्शन आपका वहां पे अप्लाई नहीं होगा लेकिन जब आपको सब्सिक्वेंट सेंटेंस दिया गया है फॉर ओरिजिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 4, धारा 4 के अधीन उसे छोड़ दिया जाने के बाद तत्पश्चात मूल अपराध से दंडित किया गया। एक बार आपको सेक्शन 4 के अंदर छोड़ दिया गया, फिर दोबारा आपको क्या दिया गया, ओरिजिनल अगर आपको सजा दी गई है, पहले आपने सेक्शन 4 में छोड़ा, फिर हमने देखा ना कि अगर आपने कंडीशन नहीं मानी है तो हम आपको दोबारा सजा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोबारा सजा दी गई है ओरिजिनल ऑफेंस की तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। सेक्शन 3 और 4 में आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं, लेकिन सेक्शन 4 में अगर आपको हमने दोबारा सजा दी है, ठीक है, ओरिजिनल सेंटेंस आपको दिया है, तो फिर अब आप क्या होंगे, अब आप यहाँ पे लाइबल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोबेशन ऑफिसर, परीक्षा अधिनियम अधिकारी, परीक्षा अधिकारी, सेक्शन 13, 14, 15, ये 3 सेक्शन कवर करता है आपका प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड। सेक्शन 13 कहता है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा, आपका परीक्षा अधिकारी कौन होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपॉइंट किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है तो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को मान्यता दिया है, रिकॉग्नाइज किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट किया है तो इसमें आएगा। एंड नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी व्यक्ति को मान्यता दी है तो वो भी आपका प्रोबेशन ऑफिसर माना जाएगा। या कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रोवाइड कराया गया है, जिसको प्राप्त कराया गया है किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। किसी सोसाइटी ने आपको कोई प्रोबेशन ऑफिसर प्रोवाइड कराया है तो वो व्यक्ति भी आपका प्रोबेशन ऑफिसर माना जाएगा। और ये सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि जिनको मान्यता किन्होंने दिया, सोसाइटीज को मान्यता आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। तो ऐसी सोसाइटीज जिनको मान्यता आपके स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो उन्होंने अगर कोई प्रोवाइड कराया है आपका प्रोबेशन ऑफिसर तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। कुछ अपवाद है इसके अंदर आपके, एक्सेप्शन।
एनी अदर पर्सन ओपिनियन ऑफ कोर्ट, कोर्ट को अगर लगता है कोई व्यक्ति आपका फिट पर्सन है, ठीक है, फिट है एक्ट करने के लिए, तो वो न्यायालय भी आपको वो पर्सन को प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। न्यायालय की अगर न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति आपका फिट है प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, तो उस व्यक्ति को भी प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। फिर इन्होंने कहा गया कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है आपके, वो डिस्ट्रिक्ट में आपके होंगे, और जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है आपके, उनको ही डीएम माना जाएगा, उनको ही डीएम समझा जाएगा। अब आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो रहे नहीं, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन कोई काम का तो है नहीं वैसे, लेकिन आप देख लीजिए, जब आप पीओ एक्ट देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि जो आपके एमएम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माने जाएंगे, ये मेट्रोपॉलिटन्स के लिए होते हैं ना, तो ये मेट्रोपॉलिटन्स के लिए ना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के माने जाएंगे, और जो आपके चीफ एमएम है उनको वही माना जाएगा जो आप जिले मजिस्ट्रेट के पास जो पावर होते हैं वही पावर इनकी मानी जाएगी। अगर आपका जो कोर्ट है वो डीएम कोर्ट है, तो डीएम कोर्ट आप कौन सा लेंगे? जिला मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो कौन से जिले मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऑफेंडर रिसाइड, उस जिले की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑफेंडर रहता है, जहाँ पर आपका अपराधी रहता है उस जिले की बात की जाएगी, वो वहाँ का ही कोर्ट, वहाँ का ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट प्रोबेशन ऑफिसर। और यही देखो, जहाँ पे वो ऑफेंडर रहता है उसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ओके, वो क्या करेंगे, इसका नेम देंगे सुपरवाइजिंग ऑर्डर में, जिस व्यक्ति का नाम आपका सुपरवाइजिंग ऑर्डर में दिया जाएगा वही आपका प्रोबेशन ऑफिसर माना जाएगा। प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में काम करेंगे? ये काम करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में काम करेंगे। तो ये प्रोबेशन ऑफिसर का हो गया आपका अपॉइंटमेंट। सेक्शन 14, ड्यूटी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? पहला ये करेंगे इंक्वायरी, इंक्वायरी करेंगे प्रोबेशन ऑफिसर आपके, ये देखेंगे सर्कमस्टांस क्या है केस के, केस की क्या आपकी परिस्थितियां हैं, उस व्यक्ति का होम कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, वो कैसे घर में रहता है, उसके आसपास वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, ये सारी बातें आपकी प्रोबेशन ऑफिसर देखेगा, इसकी रिपोर्ट वो जमा करा देंगे कोर्ट के अंदर। सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन अंडर दिस सुपरविजन, अगर उसको सुपरवाइज करने के लिए कहा गया तो वो प्रोबेशनर ऑफेंडर्स को सुपरवाइज करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति को अगर आपकी उसको सुपरविजन चाहिए तो उसको भी क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। उसको क्या करेगा, ऑफेंडर को एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा, ठीक है, ऑफेंडर को एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा आपका प्रोबेशन ऑफिसर। एडवाइज एंड असिस्ट ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर को एडवाइस करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा और एडवाइस करेगा। कैसे उसको पेमेंट करनी है कंपनसेशन की, कॉस्ट की, ये बताएगा। एडवाइज एंड असिस्ट पर्सन हु हैज रिलीज अंडर सेक्शन 4, ऐसे व्यक्ति को जिसको क्या किया गया है, जिस व्यक्ति को आपका छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है सेक्शन नंबर 4 में, उस व्यक्ति को भी क्या करेगा, ये आपका एडवाइस करेगा, ठीक है, और कुछ अन्य ड्यूटीज भी ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 15, प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो भी आपके प्रोबेशन ऑफिसर है, पीओ मतलब प्रोबेशन ऑफिसर, या कोई अन्य ऑफिसर जिनकी हमने इसमें बात की है, ये सारे पर्सन क्या होंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे, ये सारे पर्सन आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे। सेक्शन 21 आईपीसी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 और बीएनएस इसकी बात करता है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आपको इन सेक्शन में मिल जाएगी, वही डेफिनेशंस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे पब्लिक सर्वेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 16, जिस व्यक्ति को, कोई भी अगर आपका व्यक्ति है उसने काम अगर गुड फेथ में किया, कोई ऑफिसर है आपके जिन्होंने काम अपने गुड फेथ में किया है, तो उन पे किसी प्रकार का ना ही सूट होगा ना ही लीगल प्रोसीडिंग होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं होगा, प्रोबेशन ऑफिसर पे नहीं होगा, या किसी अन्य ऑफिसर पे आपका सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेक्शन 17, पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की किसकी शक्तियां है, स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति है नियम बनाने की, लेकिन जब वो नियम बनाएंगी तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगी। जैसे अपॉइंटमेंट करना है प्रोबेशन ऑफिसर का, क्या कंडीशंस होगी ये देखा जाएगा, ड्यूटीज क्या है प्रोबेशन ऑफिसर की, कंडीशंस क्या है सोसाइटी रिकॉग्नाइजेशंस की, ठीक है, ये सारी बातें आपकी रूल्स के अंदर देखी जाएगी। पेमेंट करनी है, खर्चे देने हैं प्रोबेशन ऑफिसर को, सब्सिडी देनी है, तो ये सारी बातें आपकी रूल्स में बनाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 18, सेविंग्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन एनएक्टमेंट्स, इस एक्ट के आने के बाद कुछ ये पॉइंट्स है आपके, इस पे सेविंग्स की गई है, ठीक है, इन पे हम क्या नहीं करेंगे,
कर्तव्य अधिनियमों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति। ओके, पहला है आपका रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897 का सेक्शन नंबर 31, ठीक है, इनको हमने सेव किया हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, जुवेनाइल ऑफेंडर्स, बोस्टल स्कूल्स, ठीक है, बोस्टल स्कूल्स, ये सारी बातों को हमने क्या किया, सेव किया है। याद कर लीजिए कौन कौन से एक्ट की बात की गई है, कौन कौन से सेक्शंस की बात की गई है। ओके, पहले क्या था, जब आप अपने बेयर एक्ट देखेंगे तो पहले आपके ये भी इसके अंदर इंक्लूड था, सरप्लस ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वीमेंस एंड गर्ल्स एक्ट 1956 को भी हमने सेविंग्स दी थी, ये भी पहले आपका इसके अंदर इंक्लूड था, अब इसको हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि ये जो आपका एक्ट है वो इन पे प्रभाव नहीं डालेगा। सेक्शन 360 ऑफ द कोड नॉट अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, जो आपके सेक्शन 360 है सीआरपीसी का और सेक्शन 401 है, ठीक है, वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसका दायरा अलग है, उसका दायरा अलग है, वो भी सेम बात करता है, प्रोहिबिशन की बात करता है वो भी सेक्शन आपका, तो वो अपनी अलग बात कर रहा है और ये अपना अलग, ठीक है। तो ये क्या है, वो उसके सेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे कुछ एरियाज में, सर्टेन एरियाज में हम बात करेंगे तो ये है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट केस भी देख लीजिए जो आपको हेल्प करेगा मेंस के आंसर राइटिंग में। सेक्शन नंबर 3 की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 3 से रिलेटेड आपका केस है, एडमोनिशन वाला से रिलेटेड केस आपका, लेखराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965। सीरियस नेचर है अगर आपका ऑफेंस का, सोशल इकोनॉमिक नेचर है, वीमेन चाइल्ड फूड एडल्ट्रेशन, इससे रिलेटेड अगर कोई मामला है आपका तो हम सेक्शन नंबर 3 अप्लाई नहीं करेंगे। कोई सीरियस ऑफेंस अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो हम एडमोनिशन अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वार्निंग देके या स्कोल्डिंग करके उसको व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सोशल इकोनॉमिकल मामला है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक मामला है आपका, महिलाओं से रिलेटेड मामला है, बच्चे से रिलेटेड मामला है, या फूड अडल्ट्रेशन, फूड के अंदर जो किया जाता है मतलब मिलावट की जाती है उससे रिलेटेड मामला है, तो हम आपका अप्लाई नहीं करेंगे सेक्शन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर 6 की बात की गई है। सेक्शन नंबर 6 आपका अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा आपका, तो केस है आपका, सॉरी हाँ, सेक्शन नंबर 3 आपका अप्लाई नहीं होगा, तो केस है आपका जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया कि कोई व्यक्ति, कोई 21 साल से कम का अगर आपका पर्सन है, वो सेक्शन 6 में हमने बात की थी, तो अगर उसने कोई ग्रीवियस हर्ट किया है डेंजरस वेपन के साथ, ठीक है, डेंजरस वेपन्स के साथ कोई ग्रीवियस हर्ट किया है तो उसको फिर आप सेक्शन नंबर 6 का बेनिफिट नहीं देंगे। अगला है कोई अगर 21 साल से वर्ष से कम का अगर कोई है, उसने ट्रेन में चांस स्नैचिंग किया तो भी आपका ये अप्लाई नहीं होगा अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो बार बार ये ऑफेंस करता है तो हम सेक्शन नंबर 6 अप्लाई नहीं करेंगे। अगला केस है आपका रामजी मिशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या सुरेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड। इस मामले में कहा गया आयु का निर्धारण दोष सिद्धि की डेट से, ना कि अपराध कारित की डेट से, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर स्टूडेंट ये देखिए कुछ केसेस और है आपके कि इन ये जो केसेस आपके हैं इसमें हम क्या नहीं करते, इसमें हम आपका प्रोबेशन ऑफ पीओ एक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। पहला है श्रीमती देवकी, श्रीमती देवकी, श्रीमती देवकी वर्सेस हरियाणा। इसमें ये कहा गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट का अगर केस है आपका, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न का अगर केस है आपका तो सेक्शन नंबर 4 अप्लाई नहीं होगा। अगला है आपका मामला फूल सिंह, फूल सिंह यहाँ लिख लीजिए, फूल सिंह का मामला आपका जो है वर्सेस हरियाणा का। इसमें कहा गया कि जो एक्यूज्ड है आपका अगर वो रेप ऑफेंडर है आपका, ठीक है, ऑफेंस विद द सेक्सुअल इंटेंट डज नॉट गेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 4। अगर वो रेप के मामले में आता है तो वो फिर आपका सेक्शन नंबर 4 में कवर नहीं होगा। सोमपुरी वर्सेस दिल्ली, एक मामला है आपका सोमपुरी वर्सेस दिल्ली का, और अगला है स्टेट पुलिस, ठीक है, दिल्ली वर्सेस रतन लाल अरोड़ा। इसके अंदर कहा गया कि जो एंटी करप्शन के मामले होते हैं आपके, एंटी करप्शन के मामले में सेक्शन नंबर 4 अप्लाई नहीं होता है। अगला आपका मोहम्मद हसीफ, मोहम्मद हसीफ, ठीक है, वर्सेस यूपी। इस मामले में कहा गया कि आईपीसी का जो सेक्शन आपका 498A था, मतलब क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मामला हो गया या आपका डाउरी डेथ का मामला हो गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सेक्शन नंबर 4 अप्लाई नहीं होगा। अगला मामला है इसर दास का। इसर दास के मामले में कहा गया कि फूड अडल्ट्रेशन के मामले में
आपका ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन के मामले में आपका अप्लाई नहीं होता है सेक्शन नंबर 4। केस है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। नशे में गाड़ी चलाने से क्या हुआ, फुटपाथ पे सो रहे लोगों की मृत्यु हो गई है। नशे में गाड़ी चलाए थे तो फुटपाथ पे जो व्यक्ति सो रहे थे उनकी डेथ हो गई है, तो सेक्शन नंबर 4 इन मामलों में भी अप्लाई नहीं होगा। ओके। एंड लास्ट मामला है आपका संजय दत्त वर्सेस महाराष्ट्र। इस मामले में कहा गया कि जो ये एक्ट है आपके टाडा एक्ट जो हो गया या फिर आपका आर्म्स एक्ट हो गया है, इन एक्ट्स में भी आपका अप्लाई नहीं होता है सेक्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑफेंसेस है जिसमें ये कहा गया कि सेक्शन नंबर 4 किस पे अप्लाई होगा, किस पे आपका अप्लाई नहीं होगा, कुछ केसेस आपके दिए हुए हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर द क्लास। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ठीक है। और ये नोट्स है आपके जो शॉर्टली लिखे हुए हैं, इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें अच्छी तरह से, ठीक है। पूरा पूरा बेरक में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छोड़ी गई है आपकी, तो आप देख लीजिए इस वीडियो को 1 से 2 बार, याद हो जाएगा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू सो मच।